Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss cognitive development theory presented by Jean Piaget. Jean Piaget basically was a Swiss psychologist. इसको developmental psychologist भी कहा जाता है. अच्छा, जो बेसिक्स हैं बेसिकली कॉग्निटिव थ्योरी की, डेवलपमेंट थ्योरी की, वो मैं ऑलरेडी अपने एक जो पहला लेक्चर है उसमें दे चुका हूँ. दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ दैट लेक्चर. ये जो आज हमारा दूसरा लेक्चर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के हवाले से, पहले लेक्चर का जो लिंक है वो मैंने नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके. और आपसे एक और दरख्वास्त है कि काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है. थैंक यू वेरी मच. तो चलिए बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की. पियाजे ने कहा, पियाजे बेसिकली 1950s का जो दौर था उसमें जब बिहेवियरिज्म वाले और साइको एनालिटिक जो साइकोलॉजी थी वो लोग थे जो अपनी जो रिसर्चेस करने में मसरूफ थे उस वक्त ह्यूमन बिहेवियर पे. और बिहेवियरिज्म वाले जो बेसिकली वो कह रहे थे जी कि एनवायरनमेंट का बहुत प्रोसेस होता है, बहुत इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पर. साइको एनालिसिस वाले जो थे वो अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे. तो एट दैट टाइम पियाजे वाज एंगेज्ड इन कंडक्टिंग स्टडीज ऑन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट. एट दैट टाइम ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. उसमें उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, उसने कहा कि एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है कुछ ना कुछ हद तक. बच्चे की जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटीज होती हैं, जो बच्चा जो फिजिकल वर्ल्ड में देखता है, खेलता है खिलौनों से पकड़ के, उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है. लेकिन जो असल मकसद है, ब्याजे ने कहा, जो असल क्रिस्प है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी एज, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, बच्चे की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो बढ़ती जाती है. कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती हैं? ये हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरह लर्निंग, जिस तरह परसेप्शन, जिस तरह मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं. उसने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती जाती है. वो अच्छे से अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका आईक्यू बढ़ता है, वो तो उसका थिंकिंग पैटर्न बढ़ता है. वो ब्रॉड से ब्रॉड सोचना शुरू कर देता है, बड़ी से बड़ी चीजें सोचना शुरू कर देता है. उसका सोचने का दायरा कार वसी होता जाता है. प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है, बड़े से बड़े डिसीजन लेना शुरू कर देता है. मेमोरी अच्छी होती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ज्यादा चीजें याद रखना शुरू कर देता है. तो उसने कहा कि जिस तरह बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उस तरह उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, उनमें भी जो है वो डेवलपमेंट होती जाती है, वो भी इंक्रीज होते जाते हैं, वो भी अचीवमेंट उनमें भी होती जाती है. पियाजे ने उम्र के हिसाब से जो है वो 4 स्टेजेस में अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस में डिवाइड की है अपनी थ्योरी. उसने कहा सबसे पहले स्टेज, उसने 4 स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले उसने सेंसरी मोटर स्टेज का. उसके बाद उसने कहा कि जब सेंसरी मोटर स्टेज खत्म हो जाती है एक खास टाइम पीरियड के बाद, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से लेकर 2 साल तक है. उसने कहा जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चे में ये जो है वो चीजें जो है वो डेवलप हो जाती हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इस हद तक बढ़ जाती हैं, ये बिहेवियर वो करना शुरू कर देता है. ये तमाम बिहेवियर जो है वो मैं इंशाल्लाह अभी 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करता हूँ आपसे. उसके बाद उसने कहा जब 2 साल की उम्र गुजरती है तो फिर बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो बच्चा उसमें दाखिल हो जाता है. उसके बाद उस स्टेज के मुताबिक अपना काम करता है, अपनी थिंकिंग को बढ़ाता है, डेवलपमेंट होती है थिंकिंग में. फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है और एट द एंड जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है. अच्छा, अब हम उन स्टेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेंसरी मोटर स्टेज को, कि सेंसरी मोटर स्टेज में बेसिकली जो है वो क्या डेवलपमेंट करता है बच्चा. सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो बर्थ से लेके 2 साल तक होती है. अच्छा, कुछ लोग 0 से 2 साल लिखते हैं, मुझे नहीं समझ आती वो जीरो क्यों लिखते हैं. जीरो मीन नो एज, ठीक है.
अब बर्थ, मैं इसको हमेशा बर्थ टू 2 इयर्स लिखता हूँ। शायद मे भी पहले कभी मैं लिखता होता इसको 0 to 2 इयर्स, लेकिन अब मैंने थोड़ा सोचा है कि इसको ये 0 नहीं हो सकता, इट्स फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, क्योंकि 0 का तो मतलब है कि स्टेज है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं, 0 क्या एज होती है, ठीक है जी। तो अगर मेरे किसी लेक्चर में पीछे जो है वो 0 भी लिखा हुआ है तो उसको काइंडली करेक्ट कर ले, बर्थ बर्थ पे ले आइएगा। अच्छा जी, द सेंसरी मोटर स्टेज इज द फर्स्ट ऑफ द 4 स्टेज पियाजे यूज टू डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली स्टेज है जी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो, तो 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेजेस हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक जो है वो रहती है। अब इसमें क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या क्या बच्चा क्या कर सकता है। एक तो इसमें जो होता है वो एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस, इसमें जो बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैं आगे चल के इसी लेक्चर में आपको बताता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और कैसे खत्म होते हैं। सिर्फ अभी आप इतना जान लें कि इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स होते हैं बच्चे के, जो बाय बर्थ होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को सीख के आता है, उस लेके आता है अपने साथ। आगे आज के अगला जो उसका करेक्टरिस्टिक है या बिहेवियर बच्चा इस स्टेज में जो सीखता है चीज या करता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। थर्ड वन इज डेफर्ड इमिटेशन एंड फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज की। इस स्टेज में जब बच्चा दाखिल होता है, यानी बर्थ से लेके 2 साल तक की उम्र के दरमियान, बच्चा जो है वो इन चीज इन करेक्टरिस्टिक्स पे पहुंच जाता है, इन चीजों पे पहुंच जाता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है। एंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। A reflex or reflex action is an involuntary and instantaneous movement in response to a stimulus. अच्छा जी, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होता है, इसको रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं या रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं। ये इनवॉलेंट्री एक रिस्पॉन्स होता है इन द रिजल्ट ऑफ एनी स्टिमुलस। जिस तरह बच्चा है, बच्चा का हाथ जो है वो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका हाथ ना पूरा खुला होता है ना पूरा बंद होता है, बल्कि अपना हाथ एक कर्व की शक्ल में मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो रखता है। लेकिन जब आप उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखेंगे तो वो फौरन से हाथ बंद कर लेगा। इसको कहते हैं ग्रैस्प रिफ्लेक्स, दिस वन, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि बच्चा जो है वो जैसे ही उसकी हथेली में कोई उंगली रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, रबड़ रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज रखेंगे, जैसे ही वो हथेली के साथ टच करेगी बच्चा फौरन जो है वो हाथ अपना बंद कर लेगा। तो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस तरह के बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन है, जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है, ग्रैस्प रिफ्लेक्सेस है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है, स्टेप रिफ्लेक्स है, क्रॉल रिफ्लेक्स है, और भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्सेस हैं। तो वो जो है वो बच्चा बाय बर्थ जब दुनिया में आता है, बर्थ के वक्त, तो उस वक्त ये तमाम रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एट रीचिंग एट द एज ऑफ 2, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्शंस हैव बीन एंडेड। अब क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा 2 साल की उम्र की तरफ बढ़ता जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं ये तकरीबन खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और 2 साल की उम्र तक ज्यादातर रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस तो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है, जिस तरह आंखों का झपकना, पलकों का झपकना, तो वो हम खुद नहीं करते बल्कि इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होती है दैट इज रिफ्लेक्स। तो कुछ रिफ्लेक्सेस तो रह जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस जो बच्चा बाय बर्थ साथ लेके आता है वो 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं। तो एक तो करेक्टरिस्टिक इस स्टेज की ये हो गई कि इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज हैं या बिहेवियर्स हैं, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स, वो खत्म हो जाते हैं। आगे आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। अब यहाँ पर बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी जो है वो अपनाना शुरू कर देता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आपको बता देता हूँ क्या होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बेसिकली होता है जो बच्चा जानबूझकर एक काम करना शुरू करता है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में इनवॉलंटरी होते हैं ना, खुद से ही हो जाते हैं। बच्चे ने हथेली पे, आपने बच्चे की उंगली रखी, बच्चे ने खुद ही से जो है वो बंद कर ली मुट्ठी। अब खुद नहीं उसने बंद की, इनवॉलंटरी है, बच्चे को नहीं पता, लेकिन उसकी हथेली जो है वो ऑटोमेटिकली बच्चे की मर्जी के बगैर ही बंद हो गई है। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जो काम आप अपनी मर्जी से करते हैं, दिस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब यहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। Piaget believe that the babies begin to grow and learn about their environment through their senses. They begin to engage in intentional goal directed behaviors in order to words
they begin to think about what they want to accomplish, how to accomplish it, and then they do it. यानी बच्चा जो है वो उसके अंदर वो जानबूझ के अपने एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें जो मैं मुझे पहले सबसे शुरू में बतानी चाहिए थी कि इसको सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहा जाता है। जब भी आपने कोई स्टेज देखनी है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब भी टर्म देखें तो सबसे पहले उस टर्म का नाम देखेंगे वो टर्म है क्या। ठीक है जी। जिस तरह अब सेंसरी मोटर स्टेज, यानी अब बच्चा जो है पियाजे के मुताबिक, क्योंकि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई होती, बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती इस एज में, बर्थ से लेके जो 2 साल तक एज है। तो बच्चा जो दुनिया के बारे में नॉलेज हासिल करता है, जो इर्द गिर्द के बारे में नॉलेज हासिल करता है, वो अपनी सेंसेस और मोटर मूवमेंट से हासिल करता है। ठीक है जी। इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इस एज में बर्थ से लेके 2 साल तक बच्चा जो भी दुनिया के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, अपने वालदैन के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जिसमें वो रह रहा है, जो भी नॉलेज हासिल करता है अपने खिलौनों के बारे में, वो सेंसरी सेंसेस के थ्रू हासिल करता है और मोटर मूवमेंट के थ्रू हासिल करता है। अच्छा, अब डेवलपमेंट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो गए। अब यहाँ पर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शुरू हो गया। बच्चे ने एक गोल बना लिया और उसको गोल, अब जब गोल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ के बना रहा है। क्योंकि जब आपने जब रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात कर रहे थे, हथेली पे उंगली रखी बंद हो गई, वो जानबूझ के नहीं की। लेकिन यहाँ पर गोल जब भी बनता है वो बात बंदा खुद बनाता है। मसलन एक बच्चा है, वो दूध एक गर्म दूध का जो एक गिलास पड़ा हुआ है वहां पर, अब बच्चे को नहीं पता कि ये क्या है। अब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैंने इस, तो उसने अपना गोल बना लिया। ठीक है जी। अब गोल बना लिया, अब उसने वो अचीव करना है क्या, उसकी क्या गोल, क्या उसका, कि मैंने इसको देखना है कि ये है क्या। ठीक है। अब वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होगा उसका, वो चल के जाएगा। वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जो आप गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। लाइक आपने 100 मीटर की रेस जीतनी है, आपका जो गोल है वो है कि आपने विनर होना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या आप मेहनत करेंगे, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, अपनी हैबिट बना लेंगे प्रैक्टिस की, फिर आप सख्त मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, रेस लगाएंगे, रेस में दौड़ेंगे और एंड द एंड जो है वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो जितने भी काम जो आप गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। अब बच्चे के सामने गिलास गर्म दूध का पड़ा हुआ है। अब बच्चे ने एक गोल बना लिया कि इसको देखना है कि ये है क्या। क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों में, तो इस उम्र के बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो उसने देखना है कि ये बेसिकली है क्या। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, चलता रेंगता रेंगता चलेगा, तो शायद उस वक्त नहीं ये चल भी रहा होगा, तो वो रेंगता रेंगता या चलता चलता वो वहां पे पहुंचेगा। अब उसके बेशक मम्मी या उसके बाबा जो है वो दूर से देखें जी बच्चा उधर जा रहा है, वो उसको आवाज देंगे कि ठहर जाओ ये गर्म है। लेकिन चूंकि वो इस वक्त लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू, टच के जरिए, टच की सेंस से वो जो है वो सीखने की कोशिश करेगा, वो अपना गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा कि ये है क्या। बच्चा उसको हाथ लगाएगा, वो गर्म लगेगा, फौरन हाथ खींच लेगा और फौरन से वो एक जो है वो उसका गोल पूरा हो जाता है कि जी उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो गई है कि ये चीज गर्म है। तो अब यहाँ पर जो बच्चे ने देखे इस स्टेज में, अब बच्चे ने कैसे नॉलेज ही हासिल किया कि ये चीज गर्म है। एक तो वो चल के गया यानी कि मोटर मूवमेंट, और दूसरा उसने हाथ लगा के देखा यानी कि टच की जो सेंस थी, सेंसरी मूवमेंट से, सेंसरी जो उसकी जो एबिलिटी थी उससे। तो सेंसरी मोटर स्टेज इसको इसलिए कहा जाता है कि बच्चा इसमें अपनी सेंसेस और अपनी मोटर मूवमेंट्स के जरिए सीखता है। अब बच्चा चल के गया तो वो क्या है, मोटर मूवमेंट, और हाथ लगाया तो टच की सेंसेस को फील किया, तो दिस इज सेंसरी। तो सेंसरी मोटर स्टेजेस को इसलिए कहा जाता है। अब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया कि बच्चा गया, बच्चे ने गोल बना लिया कि मैंने ये देखना है क्या है। तो अब बच्चे ने जो चल के जा रहा है या रेंग के जा रहा है और हाथ लगा रहा है, दिस इज अ बिहेवियर। तो इस उम्र के अंदर जो है वो बच्चों के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बच्चे डिफरेंट छोटे छोटे गोल बना लेते हैं अपने कि अच्छा वो देखना क्या है, खिलौना उठाना है क्या है, देखना है बाहर क्या हो रहा है, खिड़की से झांकना है क्या है। ठीक है। तो जिधर से आवाज आई है वो देखना है किसकी आवाज आ रही है। तो ये जो सारे हैं वे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स हैं। फिर बच्चा जो है वो उन गोल्स को अचीव, फिर गोल बना लेता है और फिर गोल को अचीव करने के लिए अपनी सेंसेस या मोटर मूवमेंट का इस्तेमाल करता है। तो इस उम्र में जो है वो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो हो जाती है। आगे आ जाता है डेफर्ड इमिटेशन। In deferred imitation task, infants reproduce one or more target actions after a delay. अब इसमें क्या होता है बेसिकली,
आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो आप जो कर रहे हैं वो उसको आपको पहले ऑब्जर्व करते हैं। इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, जो भी घर में हो रहा होगा उसको चीज को ऑब्जर्व करेंगे और फिर कुछ डिले के बाद, वो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसी तरह वो दोबारा उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यह पिक्चर में देखें कि एक बच्चे ने देखा कि उसके जो वालिद थे, उसके जो फादर थे, वो शेव बना रहे थे। अब वो शेव बना रहे थे तो वो उनको ऑब्जर्व करता रहा। वो उनकी जो शेविंग जेल थी या ट्यूब थी वो वहां पे पड़ी हुई थी। तो अब 2-3 दिन बाद बच्चे ने सोचा कि चलो वो इमिटेट करने की बारी आ गई। क्यों? डेफर्ड, डेफर्ड बेसिकली कहते हैं कि डिले कर देना, इमिटेशन के जो है वो नकल उतारना। अब 2 दिन पहले बच्चे ने देखा था कि उसके वालिद शेव बना रहे थे, इस तरह उन्होंने पहले जेल लगाया, फिर उन्होंने रेजर इस्तेमाल फिर किया, फिर ये किया वो किया। इसी तरह वो 2 दिन बाद जाता है, वो जेल नजर आती है, वो उठाता है, उसी तरह अपने वालिद जैसे उसके वालिद कर रहे थे वैसे ही वो करना शुरू कर देता है। तो दिस इज बेसिकली डेफर्ड इमिटेशन, कि एक चीज को बच्चा ऑब्जर्व करता है, देखता है, ठीक है, उसके बाद उसको 1-2 दिन बाद या कुछ डिले के बाद उसको वो खुद से करना शुरू कर देता है। इस तरह आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं घरों में, आप जब खाना पका के आती हैं तो आप देखती हैं कि वो उसने आपकी लिपस्टिक भी लगाई हुई होती है, आपका मस्कारा भी लगाया हुआ होता है, आपकी नेल पॉलिश से भी वो भरी हुई होती है। तो क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली डेफर्ड इमिटेशन। उसने कुछ अरसा पहले आपको ये करते देखा था, तब वो आपके डर से वो खामोश रही, और अब जो है वो उसने एक डेफर्ड डिले के तौर पर उसने ये चीज कर ली। तो ये बेसिकली डेफर्ड इमिटेशन है कि बच्चा पहले ऑब्जर्व करता है आपको, अपने बड़े को, किसी को भी, मदर को, फादर को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, या किसी भी जो इल्डर फैमिली मेंबर है उसको। उसके बाद कुछ अरसे बाद, कुछ 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या कुछ टाइम के बाद फिर वो दोबारा जो उसने देखा होता है वो उसकी नकल उतारता है। तो दिस इज डेफर्ड इमिटेशन। और ये जो बिहेवियर है बच्चे का, ये बर्थ से लेके 2 साल के अंदर जो है ये डेवलप हो जाता है। आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट परमानेंस की जहां पर बात है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, हेयर्ड और अदरवाइज सेंस्ड। दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्टडीड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब पियाजे ने एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे के अंदर ये डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग बर्थ टू 2 years in sensory motor stage, that is object permanence. Object permanence means the thing which is not at front of the child for a long time, but the child know that this is exist. यानी बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज थोड़ी देर के लिए रखें, उसके बाद उसको छुपा दें, तो बच्चे को ये पता होता है कि वो चीज जो है वो मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब शुरू शुरू का एज होता है ना जी, बर्थ के टाइम, उस वक्त ये होता है कि जब बच्चे के सामने कोई चीज बच्चे के सामने की हुई है आपने, लाइक कोई खिलौना किया हुआ है बच्चे के सामने, अब आपने जब वो खिलौना थोड़ी देर के बाद बच्चे को पहले दिखाया, उसके बाद आपने उसको किसी साइड पे रख दिया, यानी बच्चे को वो नजर नहीं आना चाहिए, किसी तकिए के नीचे रख दिया या किसी बेड के नीचे रख दिया, यानी बच्चों की नजरों से ओझल कर दिया। तो बच्चा उस वक्त ये समझता है कि वो चीज खत्म हो गई, वो तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, बच्चा 2 साल की तरफ चलता है, भर से आगे की उम्र बढ़ती जाती है, तो विद इन 2 years बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई चीज जो है वो आपकी आंखों के नजरों से उजल भी हो जाती है, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो दुनिया से खत्म हो गई है, बल्कि वो मौजूद है। तो इसीलिए बच्चा क्या करता है कि बच्चा, आप कोई चीज, कोई खिलौना है, लाइक 1.5 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, तो कोई खिलौना है, आप बच्चे को दिखा के उसके बाद आप उसको साइड पे करके उसकी नजरों से ओझल कर दें और तकिए के नीचे छुपा दें, तो बच्चा वहां पे जाके, उसको पता होता है कि ये जो चीज है ये फलां जगह, ये खत्म नहीं हुई है, इधर ही है कहीं, तो वो ढूंढ लेता है उस चीज को। इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब देखें, अब टर्म को ही देख लें, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है, ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंट है, वो इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे के अंदर जो है ये भी मौजूद हो, बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है बर्थ से लेके 2 साल के अंदर अंदर। शुरू शुरू में नहीं होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, शुरू में बच्चा समझता है कि जो चीज नजरों से ओझल हो गई वो खत्म हो गई,
लेकिन जैसे जैसे वो फिर अपनी एज की तरफ बढ़ता जाता है, 6 माह का होता है, साल का, 1.5 साल का होता है, तो आगे चलते-चलते फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाता है कि चीज़ अगर नज़रों से ओझल भी हो जाए तो इसका कोई कतई मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये हमारी आज का जो लेक्चर था इंशाल्लाह, अगली स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।